Hello friends, very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट्स। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। और आज हो गई 28 अगस्त और मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, कोरोना के जो भी प्रिकॉशंस है जैसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बार बार हाथ धोना और भीड़ वाली जगह पे न जाना, उस सारे नियमों का कृपया पालन करें। आज का टॉपिक है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। उससे पहले मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो। मेरा नाम है कल्प शाह एंड मेरी संस्था का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। हमारी सेवाओं के लिस्ट है जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एलएलपी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना, फेमा रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन, या फिर आरसीएमसी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको एक्सपोर्ट करना है, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करना हो, फ्रूट वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए अपेड़ा का रजिस्ट्रेशन करना हो वगैरह, हम आपको सेवाएं देते हैं। उसके अलावा फूड लाइसेंस में अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो फूड का आपको रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगे। एक्सपोर्ट करना है तो सेंट्रल लाइसेंस, इंपोर्ट करना है तो सेंट्रल लाइसेंस, या फिर आप नया फूड मार्केट में लाना चाहते हो जिसकी फॉर्मूला सिर्फ आपको ही पता है तो उसे प्रॉपराइटरी फूड या नॉवेल फूड कहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका अप्रूवल लेना है, या फिर प्रॉपराइटरी फूड का कैसे अप्रूव कराना है वो हम आपको सेवा देंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन और हर एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सेविंग करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए। अब मुद्दे की बात करते हैं और हमारी वेबसाइट भी है जो है www.legalsahayata.com, जिसपे आप अलग अलग टैब्स में जाके अपनी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हो, जैसे फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स का यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना, इनकम टैक्स के रिटर्न डाउनलोड करना, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, आरसीएमसी, फिर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रिटर्न्स, सारे जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह हमारे सेवाओं का लाभ आप ले सकते हो। अब आज का मुद्दा है पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको गूगल में लिखना है पासपोर्ट अप्लाई, पासपोर्ट अप्लाई ऐसा लिखेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पासपोर्ट की ये जो पहली वेबसाइट है पोर्टल 2.passportindia.gov.in पे ले जाएगा। पहले ये सूचना आएगी, सूचना में कुछ लिखा है कि आपको जहाँ पे भी पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट मिलता है वहाँ पे मास्क पहन के और सैनिटाइज़र लेके जाना है और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके जाना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले बताना, ये वीडियो जो है स्पेसिफिक आपको डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए बनाया गया है। तो इन्फॉर्मेशन में जाना है, नीचे गेटिंग स्टार्टेड के नीचे आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा होगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विथ पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसमें आपको सिलेक्ट करना है आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए या तत्काल चाहिए। फिर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको व्हेन टू अप्लाई फॉर तत्काल भी मिल जाएगा, आपको तत्काल कब अप्लाई करना है। यू शुड सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन तत्काल ओनली व्हेन यू नीड द पासपोर्ट अर्जेंटली, जब आपको तत्काल में अर्जेंट में चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन एडिशनल अमाउंट ओवर द नॉर्मल फी, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। फीस यहाँ पे लिखी भी है फीस स्ट्रक्चर के लिए। सर्विसेज रिक्वायर्ड एडिशनल तत्काल फ़ी की 2000 फीस है। फ्रेश पासपोर्ट री इशू के लिए 1500 की फ़ी है, लेकिन तत्काल में कराते हो तो 2000 की फ़ीस है। फिर इस तरह से आप अलग अलग फ़ीस दे सकते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ पासवर्ड 36 पेजेस इन लिeu ऑफ लॉस्ट हो तो 3000 लगता है तत्काल में और 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट के 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो अलग अलग इस तरह से उसके फीस है, वो ठीक है, वो तो हमने देख लिया। उसके बाद आप माइनर हो तो माइनर, एडल्ट हो तो एडल्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको इज़ द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। ईसीआर जो होता है उसको कहते हैं आपका चेकिंग होगा या नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फॉर ईसीआर स्टैंड फॉर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर ईसीआर में आते हो तो आपको इमिग्रेशन का चेकिंग रिक्वायर्ड है, और एनआर में आते हो तो आपको इमिग्रेशन का चेकिंग नॉट रिक्वायर्ड है। तो उसमें अगर आप कुछ इसमें कैटेगरी उन्होंने डाली है कि ऐसा ऐसा होगा तो आपको रिक्वायरमेंट चेकिंग, इमिग्रेशन चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉन ईसीआर के लिए इतने डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपका अगर मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी से एजुकेशन ज़्यादा होता है तो आपको ईसीआर कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई इमिग्रेशन की चेकिंग की ज़रूरत नहीं। या फिर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो
तो भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कोई CA CS MBBS डॉक्टर वगैरह हो तो भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप विदेश में 3 साल से ज़्यादा रहकर आए हो तो भी ज़रूरत नहीं, भले ही आप 10 साल 10वीं से कम पढ़े हो, मैट्रिकुलेशन से कम पढ़े हो या हायर एजुकेशन से कम पढ़े हो, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं ECR की अगर आप 3 साल से ज़्यादा रह चुके हो। तो अलग अलग क्राइटेरिया आप देख सकते हो ECR की ज़रूरत किसको नहीं है। और ये सब आपको को ज़्यादा कुछ ज़रूर नहीं पड़ता, और 50 साल से ज़्यादा के व्यक्ति को भी ECR की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि नॉर्मली इनको लागू पड़ेगा जिन्होंने एजुकेशन कम लिया हुआ है, तो उसको ECR कराना पड़ेगा, और किसी और कैटेगरी में वो फुलफिल नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी में आएंगे, ECR नॉन ECR में ही आएंगे। इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR, यस। और ECR के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो कि आपकी 50 से ज़्यादा एज है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन पास हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट देना है, 10th पास का वो आपको देना है, या इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो इनकम टैक्स का पेमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट आता है इनकम टैक्स रिटर्न का, वो आपको देना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। डिग्री है तो आपके पास CA CS की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई ECR की। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, यस एलिजिबल और कंटिन्यू करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको पूछ रहे हैं कि इश्यू ऑफ फ्रेश पासपोर्ट आपको कराना है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, क्या आप जम्मू कश्मीर से हो या नहीं हो, तो आपको इसमें से लास्ट में नॉर्मली जो जम्मू कश्मीर के अलावा और नागालैंड के अलावा के स्टेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट नहीं करना है, खास करके सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिटीजनशिप ली है इंडिया की, लेकिन उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, कहीं विदेश में हुआ है जन्म लेकिन इंडिया के सिटीजन है। यहाँ पे नन ऑफ द अबव करना है तो नॉर्मल वाले बंदे में आ जाओगे। तो व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर इसमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नॉन ECR के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नॉन ECR के। तो हमने पहले देख ही लिया है कि आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना है, या अगर 50 साल से ज़्यादा हो तो आपका खुद का जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देना है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट्स मेन है। डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी whosoever has been empowered under the registration of बर्थ एंड डेट, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है सिंपल सा, जो आपको म्यूनसिपालिटी से या फिर आपके ग्राम पंचायत से सिटी में से मिल जाता है। ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, आपका स्कूल LC चाहिए या तो फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड करी थी, या फिर आपका एजुकेशन बोर्ड यानी गुजरात बोर्ड हमारा या महाराष्ट्र बोर्ड जो भी है जहाँ से भी। पुलिस बॉन्ड इश्यूड बाय द पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी पॉलिसी बॉन्ड issued by the public life insurance corporations companies having the date of birth of the holder of the insurance policy, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बॉन्ड भी चलेगा, पॉलिसी है तो चलेगा। फिर कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट तो आपका सर्विस आपने करी गवर्नमेंट की, उसका एक्सट्रैक्ट चाहिए, कॉपी चाहिए। और द पे पेंशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स और ड्यूली अटेस्टेड सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है वो तो गवर्नमेंट वालों के लिए है, उनका पेंशन ऑर्डर, पे पेंशन ऑर्डर या फिर सर्विस रिकॉर्ड भी चलेगा। आधार कार्ड चलेगा डेट ऑफ बर्थ में, अगर उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है तो। इलेक्शन फ़ोटो ID कार्ड चलेगा अगर उसमें भी पूरी डेट ऑफ छपी हुई है तो। फिर पान कार्ड चलेगा अगर डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है तो। ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा उसमें भी डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है तो। डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑर्फेनेज, अगर कोई अनाथ आश्रम में है तो उसका हेड ऑफ द, उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, उसके पास ये सारे सर्टिफिकेट होने की संभावना कम है, तो फिर वो उसका हेड ऑफ द जो अनाथ आश्रम है उससे उसका डिक्लेरेशन चाहिए। ये हो गए बर्थ के प्रूफ। फिर आपके हो गए एड्रेस प्रूफ,
एड्रेस प्रूफ में बहुत समझने लायक है। एक है वाटर बिल, फिर टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल और पोस्टपेड मोबाइल बिल। अब इसमें बीएसएनएल का चलेगा या अन्य कंपनियों का चलेगा वो उन्होंने स्पष्टता नहीं की है, तो मेरे ख्याल से तो बीएसएनएल का गवर्नमेंट कंपनी उसका ही चलना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे, इनकम टैक्स और असेसमेंट ऑर्डर, फिर इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, उसमें अगर आपका एड्रेस वर्तमान एड्रेस लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन यानी कि गैस बिल, और गैस जब आप एप्लीकेशन करते हो तो एक बड़ा सा उसका बिल देते हैं एचपी गैस का, और उसकी एक बुकलेट सी देते हैं वो। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज और लेटर हेड, अगर कंपनीज में आप काम कर रहे हो तो उसके लेटर हेड पे काम करके अगर लिख के देगा तो भी वो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। स्पाउस का पासपोर्ट, अगर आप जहाँ पे रहते हो वहीं से आपका प्रेजेंट एड्रेस हो तो स्पाउस का पासपोर्ट यानी कि पत्नी का पासपोर्ट या पति का पासपोर्ट, पति के लिए पत्नी का पासपोर्ट या पत्नी के लिए पति का पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ में चलेगा। उसमें फर्स्ट एंड लास्ट पेज इंक्लूडिंग फैमिली डिटेल्स मेंशनिंग एप्लीकेंट नेम एज स्पाउस, उसमें आपका स्पाउस एज अ स्पाउस नाम लिखा होना चाहिए। फिर पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर, आप छोटा बच्चे है तो उसका पेरेंट का पासपोर्ट चलेगा। आधार कार्ड चलेगा। एड्रेस प्रूफ तो आधार कार्ड में तो देखो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है तो आपको आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ भी आ गया और एड्रेस प्रूफ भी आ गया अगर इसी एड्रेस पे रहते हो। रेंट एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड भी चलेगा, अनरजिस्टर्ड भी चलेगा। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 12 नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है, नहीं 11 नंबर पे रेंट एग्रीमेंट, तो उसका यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक सर्कुलर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा, अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने नोटरी नहीं करवाई, नोटरी तो करवानी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं करवाया। नोटरी वाले वकील के साथ तो रजिस्टर को रजिस्टर नहीं कहते, गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना कंपलसरी तब होता है जब वो 1 साल से ज़्यादा होता है। तो 1 साल से कम का रेंट एग्रीमेंट में वैसे भी कंपलसरी नहीं होता, तो अनरजिस्टर्ड नोटराइज रेंट एग्रीमेंट चलेगा। फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर, इंडियन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स ओनली। आपका पासबुक होना चाहिए, वो पासबुक में आपका वो अकाउंट चालू रनिंग होना चाहिए, बंद होना नहीं चाहिए अकाउंट, और उसमें आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए। लेकिन उसमें भी उन्होंने 12 नंबर में लिखा हुआ कि इसी बैंकों का चलेगा, वो बैंकों की लिस्ट उन्होंने यहाँ पे दी है। उस बैंक का आपका पासपोर्ट है, सॉरी उसका पासबुक है तो चलेगा। फिर इसके अलावा लिखा है कि तत्काल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना 12 में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट तत्काल में देने पड़ते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें एड्रेस छपा हुआ हो, अब पान कार्ड तत्काल में चलता है 12 में से 3 में, लेकिन पान कार्ड में एड्रेस नहीं छपा तो वो नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एड्रेस आउट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट लिस्टेड अंडर तत्काल एप्लीकेशन कुड ऑल्सो भी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इफ सच डॉक्यूमेंट्स हैव द सेम प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस एज गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द पासपोर्ट फॉर्म। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें जो एड्रेस छपा हुआ है और 12 डॉक्यूमेंट्स उसमें से एक है राशन कार्ड, दोनों का एड्रेस सेम है और आप वहीं पे रह रहे हो तो वो तत्काल में से जिस पे भी एड्रेस छपा हुआ है वो एड्रेस चलेगा। जैसे राशन कार्ड, तो राशन कार्ड भी एक प्रूफ होगा। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस प्रूफ में कहीं पे भी नहीं लिखा है राशन कार्ड का नाम, लेकिन यहाँ पे छुपी तरीके से लिखा हुआ कि तत्काल के 12 में से 3 डॉक्यूमेंट्स, 13 में से 3 डॉक्यूमेंट तत्काल के लिए चाहिए, तो उसमें जिसमें भी एड्रेस छपा हुआ वो चलेगा और आप वहाँ पे रहते हुए होने चाहिए। अब देखो उसमें आप पान नंबर लिखा है, पान नंबर पे कहाँ छपा हुआ होता है। लास्ट पासपोर्ट, अगर मेरा ही केस देख लो, मैं लास्ट पासपोर्ट मेरा नहीं चलेगा क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मैं वहाँ पे रह नहीं रहा हूँ। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एड्रेस आउट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन द तत्काल एप्लीकेशन कुड ऑल्सो भी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इफ सच डॉक्यूमेंट्स हैव द सेम प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। उसमें सेम प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए एज गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डॉक्यूमेंट्स में से जो प्रेजेंट अगर वहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंटली तो चलेगा वर्तमान में। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसमें तो लिखा ही नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होता है, अगर वहाँ पे रह रहे हो तो चलेगा। स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो चलेगा। बैंक पासबुक और किसान पासबुक और पोस्ट ऑफिस पासबुक चलेगी, लेकिन उसमें आप प्रेजेंटली रहते हुए होने चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर चलेगा, लेकिन उसमें एड्रेस आता नहीं है। लास्ट पासपोर्ट इश्यूड, पेंशन डॉक्यूमेंट सच एज एक्स सर्विसमैन पेंशन बुक और पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्स सर्विसमैन विडो और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स,
ओल्ड एज पेंशन ऑर्डर चलेगा, आर्म्स लाइसेंस इशूड बाय द आर्म्स एक्ट चलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट चलेगा, सर्विस फोटो आइडेंटिटी का इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोकल बॉडीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अगर आप गवर्नमेंट में काम करो तो गवर्नमेंट का आईडी कार्ड और उस पर एड्रेस छपा हुआ तो वो चल जाएगा। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि गवर्नमेंट का इलेक्शन कार्ड भी चलेगा अगर उस पर एड्रेस छपा हुआ है और उसी एड्रेस पे आप रहते हो। आधार कार्ड कंटेनिंग द 12 डिजिट आधार नंबर इश्यूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, वो हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि कौन सी बैंकों का फ़ोटो वाला पासबुक का पहला पेज चलेगा, तो वो इन्हीं का लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो, मैं वो अटैचमेंट में कर दूंगा वीडियो के नीचे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा तो भी चलेगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज वन ऑफ द नॉन ECR प्रीवियसली ECNR कैटेगरीज। तो दोस्तों यहाँ से आप डॉक्यूमेंट समझ लिए। फिर यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में जाना है, मैं अगले वीडियो में शायद ये बताऊँ डिटेल्स में। यहाँ पे फिर ऑनलाइन वाले ऑप्शन में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर करना है। तो जो स्टार्टिंग के पेज में गए थे वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर न्यू यूज़र करना है, तो न्यू यूज़र में यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। पहले आपने डॉक्यूमेंट समझ लिया, अब आप न्यू यूज़र में समझ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारा वेबसाइट भी है और हमारी यूट्यूब चैनल भी है, तो कृपया उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वेबसाइट है www.legalsahayata.com, जिसमें आपको हर एक प्रकार की लीगल सहायता मिल जाएगी, और उसके लिए आपको सिर्फ लॉगिन करना है www.legalsahayata.com। या तो फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8000028250। हमारी अन्य सेवाएं जो हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, नई कंपनी एस्टैब्लिश करनी हो, नई पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी हो, LLP एस्टैब्लिश करनी हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना हो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में फाइलिंग करना हो, यानी कि आपने नई कंपनी खोलने के बाद हर साल उसमें आपका अकाउंट्स वगैरह गवर्नमेंट को दिखाना होता है, देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। फिर लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करना हो, कॉन्ट्रैक्ट नया ड्राफ्ट करना हो, या फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न या GST रिलेटेड कोई भी लीगल मैटर हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जैसे GST का रिफंड लेना, ड्रॉबैक लेना, एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड भी हमारा पूरा सेवा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी हम काम करते हैं, रिटर्न फाइल करना, आपका सूक्ष्मतम 1-1 रुपये का माइन्यूट इनकम टैक्स का प्लानिंग करके देंगे ताकि आपके सारे रुपये बच जाएं। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड हमारा डिपार्टमेंट है। फिर फॉरेन एक्सचेंज गाइडेंस हम आपको देते हैं, हेजिंग प्लानिंग वगैरह देते हैं, वैल्यूएशन की सर्विस देते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग की सुविधा देते हैं, PF, ESI, FSSAI और हर एक प्रकार की RCMC की हमारी सेवाएं हैं। तो उस सेवाओं का बेनिफिट लेने के लिए मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप कॉल कीजिए 800000285250। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 800000285250। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।